अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो। है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो। कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। नमस्कार, साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो सुप्रसिद्ध साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका परिचय देने से पहले उनकी एक बहुत ही प्यारी सी कविता जो है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपसे कहना बताना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी आपको। एक चिड़ैया गांव में आई। एक चिड़ैया गांव में आई, विस्मित चकित अचंभित। नन्ही आंखों से देखे दुनिया, होकर खूब सशंकित। गांव की माटी पानी और जिसे धूप ने छाँव ने पाला, कली कली के नेह छो ने अभिभूत कर डाला। हर खोते में दाना पानी चहक उठी थी बगिया। पोखर पोखर अमृत वर्षा छक्कर पिए चुनिया। हंसी खुशी में दिन बीतते महक उठी थी रातें। सावन हरियाली ले आती रिमझिम सी बरसातें। मौसम बदला दिन भी बदले बदले सारे लोग। चमक धमक में ऐसे डूबे छोड़ दिए सहयोग। अब ना रखता है कोई चिड़िया को दाना पानी। अपने रंग में डूब गए सब करते हैं मनमानी। खेत बगीचे बिखर गए उजड़ गए सब खूंटे। अब ना आता पाहुन कोई बिरहा के सुर टूटे। गांव अब वह गांव न रहा चिरई हुई उदास। राग रंग सब भूली चिरई बुझ ना पाई प्यास। एक दिन उड़ चली चिड़ैया गांव छोड़ परदेस। पहले वाली बात न रही बदला सारा भेष। मनुहार अब करे चिड़ैया सुन लो मेरी बात। पानी बिन है सूखा जीवन होगी नहीं बरसात। बचा लो पानी सहेजो पानी पानी है आधार। बचे रहे नैनों का पानी इतना तो करो विचार। तो ये इतनी खूबसूरत सी पंक्तियाँ जो आज के समय में एकदम सटीक बैठती हैं, आज के समय की पुकार है। इनकी जो लेखिका हैं, रचयिता हैं, डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी, जो कि बेतिया चंपारण बिहार से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वहाँ की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। शिक्षण भी करती हैं और स्वतंत्र लेखन भी करती हैं। भोजपुरी और हिंदी में इनकी लेखनी जो है वो समय समय पर काफ़ी जगहों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है हम पढ़ने को हमें मिलती है। इनके परिचय में जो है मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लगभग 250 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में हिंदी और भोजपुरी की लगभग 2000 से ज़्यादा रचनाएं जो हैं उनका निरंतर प्रकाशन हो चुका है और अभी भी जारी है। लगभग 250 से अधिक गोष्ठियों में ये शामिल हो चुकी हैं। 3 प्रकार पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं और 4 पुस्तकें अभी भी इनकी प्रकाशनाधीन हैं। साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा 100 से अधिक सम्मान इन्हें प्राप्त हैं। विभिन्न साहित्यिक मंचों पर जो है इनकी कहानियाँ कविताएं हम सुनते ही रहते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी इनकी कविताएं जो हैं वो हमें सुनने को मिलती ही रहती हैं। इनकी जो लघु कथाएं हैं उनका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और कई सेमिनार और वेबिनारों में इनकी सक्रिय भागीदारी होती ही रहती है और 50 से भी अधिक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का की जो ये आजीवन सदस्य हैं बन चुकी हैं। और अभी अभी एक ये विशेष बड़ी अच्छी उपलब्धि है, विशेष उपलब्धि है कि विश्व हिंदी परिषद की शैक्षणिक प्रकोष्ठ में बिहार की जो है ये अध्यक्ष मनोनीत हुई हैं। तो आज जो है इतनी बड़ी साहित्यकारा हैं, आज इतनी हमारे साथ हमारे इस मंच को जिन्होंने सुसज्जित किया है, हमें जो है इतना अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज जो है इनकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो है वो अब हम आगे जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि मैम 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मंच का बहुत बहुत आभार, जहां आप जैसे गुणी साहित्यकार विदुषी सामने बैठी हों
तो वहाँ फिर शब्दों की माला जैसी इतनी सुंदर पिरोती हुई चली आ रही हैं। आपको पहले भी पढ़ा है, कई संकलनों में मैंने आपकी रचनाएं देखी हैं, आपसे मिली भी हूँ। तो जो स्वयं सर्वगुण संपन्न और बहुमुखी प्रतिभा का होता है, वह सामने वाले का सम्मान करना बहुत अच्छे से जानता है। तो ये तो मेरी उपलब्धि है कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। और हमारा परिचय आपसे है मैम। जी। तो ये चीज है। चलिए अब हम जो है आपकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो है उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, बचपन किस प्रकार का रहा आपका? बचपन तो बहुत अनुशासन वाला रहा। जी। और उसके विरोधाभास में मेरा स्वभाव जो था वह बचपन से शरारतों का पुलिंदा था। जी। मैं बहुत शरारतें किया करती थी, मैं बचपन से बहुत चंचल थी। बहुत सारी बदमाशियां मेरी अभी तक दिमाग में आती हैं और मुझे गुदगुदाते रहती हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत मेरे माता पिता बहुत अनुशासित थे और अपने बच्चों को बहुत अनुशासित रखते थे। जी। तो इसके पीछे ज्यादा श्रेय मेरे पिताजी का है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे वह गांव था। पिताजी वहाँ बेतिया के स्थानीय महाविद्यालय में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे थे। लेकिन शहर उन्हें बहुत भाता नहीं था जी। और उन्होंने अपना घर बनाया था बीच गांव में। तो गांव की बहुत कुछ अच्छाइयां हैं जो हम लोगों को मिली है, लेकिन असुविधाएं भी बहुत सारी थी, क्योंकि बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, आसपास कोई विद्यालय नहीं था, जी। आज की तरह सवारियां नहीं थी जो हमें स्कूल ले जाती और ले आती। तो पिताजी को लगा कि गांव में तो मैं आ गया हूँ बच्चों के साथ, यहाँ गांव में ही मेरी 1 साल की रही होंगी, चाहे 1 डेढ़ साल की, जब वे गांव में अपना घर बनाए। तो उनको लगता था कि क्यों कहीं गांव के जो वहाँ बच्चे हैं गाली गलौज दिन रात करते रहते हैं, क्योंकि गांव में बहुत अशिक्षा थी, अंधविश्वास था। जी। तो उन्होंने अपने बच्चों को कठोर अनुशासन से जो एक सीमा रेखा निर्धारित की थी, जी। उस सीमा रेखा को मैं बार बार तोड़ दिया करती थी। वे जब कहीं निकलते थे, अपने कॉलेज जाते थे, अपने शोध कार्य से जाते थे, वे एक पत्रिका भी निकाला करते थे, आशावरी। तो बड़ा उनकी उनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त हुआ करती थी। जी। तो उस बीच में मुझे लगता है कि जब वे घर से बाहर गए हैं तो मैं खूब मन भर बदमाशियां कर लूं, फिर आएंगे तो फिर मुझे अनुशासन में रहना होगा। वो रात में इतने देर से वे आते थे और आने के बाद भी बैठे रहते थे 11-12 बजे तक, जब तक मेरा उस दिन का पूरा जो होमवर्क रहा करता था, गृह कार्य में पहाड़ा नहीं सुनाती थी या जोड़ घटाव जो भी हमारे उस वर्ग में हुआ करता था, वह सब कुछ सुन के, देख के, चेक करके तब मुझे सोने की अनुमति मिलती थी। तो ये गांव के बाकी बच्चों से मेरा बचपन बिल्कुल अलग था। अगर छोड़ दिया जाता तो मुझे खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल। तो लेखन में किस प्रकार आना हुआ? पता नहीं, ईश्वरीय एक है। संवेदनाएं बचपन से बहुत अधिक रही हैं, किसी को देखकर अत्यधिक संवेदनशील हो जाना, ये मेरी मौलिक प्रकृति रही थी। जी। तो जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी, उस समय पिताजी के साथ मैं दादी के गांव गई थी। दादी हमारे पास भी रहती थी और गांव भी रहती थी, खेती बाड़ी वहां देखती थी। तो जब मैं वहां से लौट रही थी तो पहली बार मुझे लगता है कि संवेदना की शुरुआत वहीं से हुई थी, क्योंकि मैं एक कहानी लिखी थी, पापड़ वाला। शुरुआत तो मेरी कविताओं से हुई थी, क्योंकि गांव में जो एक अंधा आता था भीख मांगने के लिए,
गांव के बच्चे उसकी लाठी पकड़ के आगे पीछे घुमाते रहते थे। तो पहली कविता मैंने उसी के दर्द को महसूस करते हुए लिखा था। और दूसरी कविता मैंने लिखी थी अपनी दादी की दिनचर्या पर, जो कि दादी के कमरे में बहुत सारी गौरैया रहती थी और गौरैया घर को गंदा करती थी। तो मुझे लगता था कि इनको निकाल करके फेंक दें, घर साफ सुथरा दिखे। लेकिन दादी की चेतावनी रहती थी कि कोई उसको छुएगा नहीं, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो गौरैयों के प्रति जो एक अनुराग हुआ, जो लगाव हुआ, आज मैं अपने गांव जाती हूँ तो वहां गौरैया दिखने को नहीं मिलती हैं। जो कि नई नई फसलें आती थी और उसकी बालियां तोड़ करके दरवाजे पर लगा दिया करते थे, खिड़की पर, दरवाजे पर। वो दिन भर झुंड की झुंड आती थी और दिन भर खाती थी। उस समय आज की व्यवस्था नहीं थी। खेत से अनाज काट के आते थे, बैल उसको दौनी करके उससे अनाज निकालते थे, तो उन चिड़ियों को खाने के लिए पर्याप्त मिल जाता। जी। लोग घर घर में अपने यहाँ तक कि आप सोचिएगा तो बहुत आश्चर्य लगेगा कि हमारे वहाँ ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है। एक साल हमारे यहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ी, तो जो हमारे गांव में जो मिट्टी के घर थे, उनमें से सांप निकल निकल के बाहर आने लगे, बिल्कुल मृत प्राय स्थिति में। क्योंकि ठंड में बहुत सारे सांप तो मर गए, लेकिन उसमें दो चार जो निकल के इधर उधर मृत प्राय पड़े हुए थे, जिस सांप को देखकर हम लोग डंडा लेकर दौड़ते हैं और उससे बचना चाहते हैं, उन सारे सांप को हमारे गांव के लोग जो हैं, वो जो धान का पुआल होता है, कंबल फटा होता है, उनके बीच उन सांपों को उठा उठा के वे रखते थे। और गांव में जो एक रहता है, जो मिट्टी में थोड़ा सा आग जलाया जाता है, आसपास के लोग बैठकर चारों तरफ उसको तापते थे ठंड के दिनों में। उस समय इस तरह आज की तरह स्वेटर और जूता चप्पल इन सब की उस समय बहुत अभाव था लोगों के बीच, तो वे आग तापते थे। उस आग के पास उस सांप को ला करके वे रखते थे, और जब उसमें प्राण आता था, जब उसमें हरकत होती थी, तो वे लोग रास्ता छोड़ देते थे कि वो अपने सही जगह पर चला जाए। वे चाहते तो उसे मार भी सकते थे, लेकिन हम लोगों ने देखा है कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, बिल्कुल। सांप को। तो ये सब चीजें एक संवेदना, बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती थी एक छोटी बच्ची। तो मेरी वह संवेदना ही मुझे, चूंकि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। जी। तो मेरी भावना को वो समझ नहीं पाती, अभी बच्ची थी। मेरे साथ की होती तो शायद हम आपस में कुछ बातें कर सकते थे। जी। और मेरे गांव में लड़कियां तो पढ़ती ही नहीं थी, जी। तो फिर मैं अपनी संवेदना कहाँ व्यक्त करूं, तो मैं उसे लिख लिया करती थी 2 4 जी। तो शुरुआत तो वहीं से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और संवेदनशीलता ही है शायद जो एक व्यक्ति को एक लेखक बनाती है। आप दूसरों बना। के प्रति जितने संवेदनशील होंगे, दूसरों के दुख दर्द के प्रति जितने संवेदनशील होंगे, आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी कविताएं हैं, आपकी लेखनी उतनी ही ज़्यादा जो है गहरी होगी। तो पहली जो रचना है वो आपने किस उम्र में लिखी? क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं छठे क्लास में रही, 10 12 साल की रही संभवतः। मैं 6 क्लास में पढ़ती थी। जी। और उसके बाद उसी समय एक ऐसी घटना हो गई कि जो मेरे साथ एक बचपन में मेरे साथ एक सहेली खेला करती थी, जी। मुझसे 1 2 साल बड़ी हो सकती है, क्योंकि उस समय जन्म तिथि तो सब कोई लिख के रखते नहीं थे। हुँ। मेरे घर के सामने रहती थी और बचपन में हम लोग साथ खेला करते थे। जी। तो जब मैं छठे क्लास में थी, तभी उसकी शादी हो गई। अच्छा। तो जो मैं एक जो भी थोड़ी बहुत उसके साथ जो एक लगाव जुड़ा हुआ था, वह लड़की चली गई ससुराल। तो फिर अपने मन की बात मैं करूं तो किससे करूं? तो मैंने उसके लिए
वही पेंसिल और कलम और पेन का सहारा लिया और वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बूंद बूंद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, वियोग से उपजा होगा गान। तो बिल्कुल सही बात है, वो वियोग हमारे किसी ना किसी अपने का, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे मुझसे पारिवारिक लोग जनों कहते के। हैं जब मैं कविताएं कहीं कहीं डालती हूँ तो जी। या पढ़ते हैं तो वे लोग कहते हैं कि अ, जो भी होता है पहली कविता प्रेम कविता ही लिखता है। अच्छा। तो मुझे कहा कि मेरी पहली कविता प्रेम कविता नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। तो मैं भी कह सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है पहली कविता प्रेम कविता ही हो, और प्रेम पर ही हर व्यक्ति लिखे, जो ऐसा भी प्रेम ज़रूरी करता नहीं है वही कविता लिखता है, तो प्रेम तो उसका तो विस्तृत रूप है। है। बिल्कुल, वह प्रेम जरूरी नहीं है कि वह पशु पक्षियों का प्रेम भी है, वह संवेदना का रूप भी ले लेती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो दरअसल प्रेम को एक ऐसे एक भ्रांति है कि प्रेम जो है वो केवल एक अपोज़िट जिसे कहते हैं विपरीत, जो है लिंग है उससे ही हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो हमारे किसी परिवारजनों से, पशु-पक्षियों से, किसी से भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है कि आप के मन में इतना हमारी प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, इतनी जो संवेदना है, वो ही आपको एक इतना उम्दा लेखक बनाती है। और इसके साथ ही अब हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, उनको आपकी मधुर सी आवाज़ में आपकी कोई प्यारी सी कविता सुनने को मिले। एक मैं चूंकि 20-25 साल तक मैं स्कूलों में पढ़ाती रही हूँ, जी, तो एक कविता जो मैं अपने बच्चों को सुनाया करती थी, अपने छात्रों को सुनाया करती थी कभी कभी। जी, हालांकि उसमें भी एक दायरा था, क्योंकि लड़कियों को कुछ और सुनाती थी, लड़कों को कुछ और सुनाती थी। लड़कियों की कविता ऐसी होती थी कि जो तुम्हें जीवन में कभी हार नहीं मानना है और आगे जाकर के तुम्हें बहुत कुछ करना है, इस छोटी छोटी बातों में तुम्हें उलझना नहीं है। तो एक कविता थी जो मैं अपने छात्रों को कभी कभी 2-4 पंक्तियां सुनाया करती थी, वही मैं सुना रही हूँ। स्वागत है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। तब जाकर विश्वास पटल पर स्वप्न का रंग यूं चढ़ता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। पत्थर को मूरत बनने में तपना जलना पड़ता है। पत्थर को मूरत बनने में तपना जलना पड़ता है। टूट टूट कर बिखर बिखर कर चूर चूर होना पड़ता है। तब जाकर विश्वास पटल पर स्वप्न का रंग यूं चढ़ता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। बहुत खूब। तिनका तिनका चुन चुन कर चिड़िया पेड़ों पर लाती है। तिनका तिनका चुन चुन कर चिड़िया पेड़ों पर लाती है। सुघर सजीले पंखों को नित आंधी में झुलसाती है। तब जाकर विश्वास पटल पर स्वप्न का रंग यूं चढ़ता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। ये कविता बहुत लंबी है। मैं उसकी बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। पंक्तियां आपको सुनाई। बहुत खूबसूरत कविता है, और बिल्कुल सागर सा ही होना पड़ता है एक व्यक्ति को जीवन में, अगर वो चाहता है कुछ पाना। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि परिवारजनों का कैसा सहयोग रहा, कैसा रवैया रहा आपकी लेखनी को लेकर के? परिवार
कि मैं माता-पिता के बदौलत ही आज इतनी शिक्षा, चूँकि गाँव का माहौल ऐसा नहीं था, कोई लड़की वहाँ पढ़ने नहीं जाती थी। लेकिन आज मुझे उस घर से निकाल कर के स्कूल तक ले जाया गया, यह मेरे पिता की देन है। और उस समय मैं अपने आप को समझती थी कि मैं इस गाँव में सबसे अभागी लड़की हूँ। बाकी मेरे बच्चे जो मेरे साथ खेलने वाले जो बच्चे थे, वे खूब दिन भर खेला करते थे, आम की डालियों को पकड़ कर के झूला करते थे दिन भर। दिन भर घर के पीछे तालाब था, उसमें कुछ वो पौधे निकलते थे कमल के, कमल तोड़ते थे, पानी में कूदते थे, बहुत मस्तियाँ किया करते थे, जो कि मेरे हिस्से में नहीं थी। तो जब मैं जाया करती थी स्कूल, तो वे बच्चे मुझे जीभ चिढ़ाते थे और कहा करते थे कि देखो अब हम लोग इतनी मस्ती करेंगे पूरे दिन और तुम जो हो सो अब स्कूल जाओ बैग लेकर के। तो मुझे लगता था कि बाकी बच्चों को क्यों इतना सुख है, मुझे क्यों नहीं है। मैं भी दिन भर खेलती, ये स्कूल का क्या चक्कर है, स्कूल जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे जब बड़ी हुई तो मुझे लगा कि अगर उतना कठोर अनुशासन नहीं मिला होता तो शायद ये शिक्षा भी मेरी पूरी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा चंचल थी। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं माँ-बाप का जो रवैया होता है हमारे अनुशासन के प्रति, हमारे किस तरीके से वो हमारी परवरिश करते हैं, वही हमारी सफलता जो है वो उसी समय हमारी सफलता निर्धारित हो जाती है। शहर और के बच्चे तो झुंड के झुंड साथ में स्कूल जाते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा माहौल नहीं था। बिल्कुल, अब थोड़ा बिल्कुल। बहुत सुधार हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात रही है ये कि आपके परिवार ने आपको इतना काबिल बनाया, और कहीं न कहीं स्त्री के लिए काबिल होना उसके परिवार का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, स्त्री के सफलता में, और शुरुआत परिवार से ही होती है। तो अगला प्रश्न है कि आप क्योंकि शिक्षण कार्य में हैं, जो कि अपने आप में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा और इतना समय आपको वहाँ पर देना पड़ता है, और उसके साथ आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, समय नहीं होता है आपको, इतने सारे कार्यक्रम जो हैं वो आपको देखने भी पड़ते हैं, आपको वहाँ शिरकत करनी पड़ती है। तो आप ये लेखन कैसे फिर जो है वो मैनेज कर पाती हैं? पहले जब स्कूल में पढ़ाती थी तो बहुत ज़्यादा मेरा लेखन नहीं होता था, पन्ने-पन्ने इधर-उधर बिखरे हुए होते थे। जी। अभी 2 ढाई साल से मैं कोलकाता रह रही हूँ और यहाँ आने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ जगह अगर मैं जा भी सकती थी तो मुझे घर में रह कर के और विशेष रूप से अपनी सासू माँ को देखना था। तो अगर घर से निकल जाती तो उनका ख़्याल कौन रखता? बिल्कुल। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि रोज़ की जो मेरी दिनचर्या थी, वर्षों-वर्षों तक जो मेरी दिनचर्या थी, 8:30 में घर से निकलना और लगभग 4 बजे मुझे घर पहुँचना होता था, इतनी देरी होती थी। तो यह जो बीच का अंतराल था, जो यहाँ आने के बाद जो खालीपन मुझे महसूस हुआ, फिर मुझे लगा कि पता नहीं मैंने नौकरी छोड़कर सही किया या गलत किया, बहुत तरह की बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। बच्चों ने कहा कि तुम यहाँ भी जुड़ो, यहाँ भी बहुत सारी ऐसी हिंदी सेवी संस्थाएँ हैं, तुम जाया करो, लोगों से मिला करो, अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन भी लगेगा, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जी। तो शनिवार, रविवार को जब मेरी बहू की छुट्टियाँ होती हैं, तो बहू कहती है कि आप जाया कीजिए, मैं दादी को देख लिया करूँ। तो मैं यहाँ जब जाने लगी, एक तरह से मैं छोटे शहर, छोटे गाँव से आई हुई थी, ये इतना बड़ा महानगर है। मुझे किसी भी चीज़ की यहाँ जानकारी नहीं थी, यहाँ के रहन-सहन से बिल्कुल मैं अलग थी। तो एक तरह से उँगली पकड़ के मेरी बहू मुझे पहली बार भारतीय भाषा परिषद ले गई और वहाँ फिर मुझे बाद में मेरा बेटा बोला कि अब मम्मी को अकेले सीखने दो जाना-आना, तुम हर बार साथ नहीं जाया करो। ये जाएँगी तो लोगों से मिलेंगी, सीखेंगी और इनको अच्छा लगेगा तो फिर जाएँगी। बिल्कुल।
तो फिर मैं आने जाने लगी और यहाँ की संस्थाओं से जुड़ने लगी। यहाँ आने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने अपने बिखरे पन्नों को समेटना शुरू किया जी। और फिर उसको दिन भर रात भर बैठ बैठ के मैं जब भी समय मिलता था मैं उसे टाइप करती थी। फिर किसी ने सुझाव दिया कि इसे प्रकाशित करवा लो। तो यहाँ आने के बाद जो मुझे खाली समय मिला और जो खाली समय मुझे बहुत बेचैन करता था, तब मैंने इन किताबों को प्रकाशित करवाने की सोची और फिर मैं मेरा समय लगभग 1 साल मुझे उसमें लगा कहानियों को टाइप करने में। तो मेरी 101 कविताओं की एक किताब निकली और एक 26 कहानियां थी जिसमें 21 लंबी कहानियां थी और 5 लघु कथाएं थी। तो इनको मैंने प्रकाशित करवाया यहाँ और फिर पिछले साल से लगभग 1 डेढ़ साल से मैं अपनी माँ की किताबों पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो अपनी जो किताबें हैं धीरे धीरे करती रहूंगी। माँ की किताबों पर इसलिए काम किया क्योंकि उन्होंने समझिए कि 66-67 साल के बाद उम्र के उस दौर से उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इतनी बेहतरीन इनकी रचनाएं हैं। तो पिछले साल मैंने उनकी 51 कहानियों का सुधार करके उसे प्रकाशित करवाया था। 25 भोजपुरी कहानियां थी और इस बार लगभग 6 महीने से मैं उसमें लगी थी। उनकी 51 ललित निबंध थे जिस पर मैं काम कर रही थी। अब वह काम मेरा पूरा हो चुका है। तो मन लगाने के लिए एक तो रुचि है ही, जो कि साहित्य मुझे पोषण देता है, मानसिक पोषण देता है। जी। तो ऐसे समय में मेरा व्यस्त रहना मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, व्यस्त रखना अपने आप को, क्योंकि जब हम व्यस्त नहीं रहेंगे तो हमारा दिमाग जो है केवल नकारात्मक बातों से भरा रहेगा। तो बिल्कुल। इससे तो अच्छा है कि हम लेखन से ही जुड़े बिल्कुल। और इसी में कुछ करें। तो यहाँ जी। आने के बाद ये सब काम मेरा आगे बढ़ा। पहले मुझे समय नहीं मिल पाता था। बिल्कुल, अगर हम व्यस्त ना हो तो शायद जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है वो मैं पूछना चाहूँगी कि लेखन के साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करती हैं? लेखन के साथ मुझे संगीत सीखना बहुत अच्छा लगता है। गाने सुनना, मैं तो छोटे छोटे समय से ही आकाशवाणी, विविध भारती, छाया गीत, इन सब गीतों को सुनना और गाना ये मुझे बहुत पसंद था। और मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी ने कोशिश की थी कि मुझे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य सिखाएं, लेकिन मेरा घर इतना दूर था कि कोई प्रशिक्षक आने को तैयार नहीं हुआ। 1 महीना उन्होंने सिखाया, फिर तो बरसात आ गया, रास्ते नहीं थे, तो वे शिक्षक को भी परेशानी होती थी। तो अगर मुझे जीवन में कुछ इच्छा शेष रह गई है तो वह शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय नृत्य ही है। पता नहीं अब तो इस एक तरह से जीवन के उत्तरार्ध में अब, लेकिन इच्छा मेरे मन में ये शेष है जो मैं करना चाहती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। मैं कहती हूँ आप इतनी स्वस्थ रहें और इतना समय आपको मिले। शुभकामनाएँ हैं हमारी आपके साथ कि आप अपनी ये इच्छाएँ भी पूरी करें। और इसके साथ ही अगला प्रश्न कि आपकी जो रचनाएँ हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? मेरी कविताएं प्रेम विषयों पर नहीं होती। जी। शायद मेरी कविताएं छंदबद्ध भी नहीं होती है। मुझे छंदों की कोई जानकारी नहीं है, जो मन में आता है लिख दिया करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहला तो मेरा है कि मेरे आसपास जो लोग हैं, जो क्या वे जो महसूस कर रहे हैं वही संवेदना मेरे मन में भी है। क्योंकि मेरे यहाँ एक मजदूर आता था, तो मजदूर को देख करके भी मेरे मन में आया कि, क्योंकि उसे देखती थी मैं कि जब भी उसे भूख लगती थी तो वो मेरी माँ से कहता था थोड़ा सा नमक दे दीजिए। नमक लेकर के और वो नमक फाँक करके पानी पी लिया करता था। जी।
तो बाद में मेरी माँ ने कहा कि तुम बार-बार नमक क्यों खाते हो? जब देखते हैं तुम नमक माँगते हो दिन भर में 2 बार, 3 बार। तो बताया कि जब भूख लगती है तो मैं नमक खा लिया करता हूँ। अरे दिन भर तुम काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो क्या तुम्हारे पास 2 वक़्त का भोजन नहीं है? तुम पैसा क्या करते हो? तो परिवार, घर, ना उसमें शिक्षा का कोई स्थान है, ना उसके जीवन में स्वास्थ्य का कोई स्थान है और इतनी मेहनत कर रहा है और पहुँच कहाँ रहा है? तो कभी खाया, कभी नहीं खाया, एक वक़्त खाता था। तो ऐसे लोगों को देखकर मेरा मन जो है बहुत क्षुब्ध हुआ करता था। मैं एक तरह से इन लोगों के लिए मैं इतनी ज़्यादा सामर्थ्यवान तो हूँ नहीं कि मैं सबके लिए कुछ कर सकूँ। बिल्कुल। मेरे यहाँ जो काम करने आती थी, उनकी छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं, बिल्कुल पढ़ती-लिखती नहीं थी, तो मुझे लगता था कि मैं अपने साथ-साथ इसे भी पढ़ाऊँ। तो उसे स्लेट खरीद के देती थी, वो पेंसिल खरीद के देती थी, सिखाती थी कि देखो ऐसे क लिखा जाता है ऐसे। लेकिन वह बहुत दिनों तक चल नहीं पाया क्योंकि उसके परिवार में उसको कोई सहयोग करने वाला नहीं था। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत विचलित करती हैं। जैसे आज गौरैयों का एक तरह से समाप्ति हो गई है, मेरे क्षेत्र में गौरैया नहीं दिखती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत दुखी करने वाला होता है कि जिनके साथ हमारा बचपन बीता है, अपनी दादी को देखा है मैंने कि उनकी दिनचर्या में शामिल था, वे सभी गौरैयों को दाना दिया करती थी, चींटियों के लिए चीनी रखा करती थी, गाय के लिए भोजन ले जाती थी सुबह-सुबह। तो जो उन पशु-पक्षियों का हिस्सा था, भाग था हमारे मनुष्य के कर्तव्य में। हम उन कर्तव्यों से धीरे-धीरे विमुख होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर ये कहाँ जाएँगे? जंगल रहा नहीं, मनुष्य उनको शरण देता नहीं है, बिल्कुल। तो फिर वे जाएँ तो जाएँ कहाँ? उनके लिए क्या है? मनुष्य तो अपना हाथ-पाँव मारता है तो किसी तरह एक वक़्त की रोटी जोड़ लेता है। पशु-पक्षी कहाँ जाएँगे? वे किन पर आश्रित हैं? जंगल आपने काट डाला, काटते जा रहे हैं। और घरों में जो उनके हिस्से हुआ करते थे, लोग चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए निकाला करते थे, कुत्ते के लिए भोजन निकालते थे, कौवे के लिए निकालते थे। सबका एक अंश था जो हमने अपने पूर्वजों से लिया है। जी। लेकिन आज तो ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत विचलित करती हैं। यह जो स्थिति है, यह मुझे बहुत इसके लिए शायद मैं कुछ कर सकूँ। बिल्कुल, ये सच में ही एक चिंताजनक स्थिति है। तो लेकिन वही है कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। तो सबको मिलकर थोड़े-थोड़े प्रयास करने होंगे, तभी जाकर ये जो मुहिम है वह। जागरूक तो आपको रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी एक कविता जो है वो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को सुनने को मिले। बिल्कुल। मैं अपनी पहली कविता जो मेरी प्रकाशित हुई थी, जीवन में पहली बार जो इसका प्रकाशन हुआ था, कादम्बिनी में ये प्रकाशित हुई थी और मैं इसी कविता को चाहती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। स्वागत है, स्वागत है। कविता का शीर्षक है परिधि। इस कविता को साहित्य तक में संजीव पालीवाल ने भी अपनी आवाज़ दी थी मेरी 2 कविताओं को। जी। एक प्रेम कविताओं के संकलन में यह आई थी। जी। तो यह मेरी पहली कविता है जो प्रकाशित हुई थी। शीर्षक है परिधि। प्रेम एक आवेग है जो उमड़ता है, घुमड़ता है, बरसता है। हर तरफ शीतलता ही शीतलता। अद्वितीय सुख की चाह में, एक अनंत छाँव की कल्पना में, जिसमें मन उलझ उलझ रह जाता है।
प्रेम की सीमाएं अनंतर, निरंतर, निर्बाध बढ़ती ही चली जाती हैं। फिर एक चरम स्थिति जहां सब कुछ उमड़ घुमड़ कर शांत स्तब्ध हो जाता है, जहां न कोई आवेग, न कोई जड़ता, बस एक स्थिर शून्य, जहां उछाला हुआ एक कंकड़ भी अंतःस्थल में लहर नहीं उठा पाती। प्रेम की परिभाषा नहीं, प्रेम की पहचान नहीं, सीमा नहीं, फिर भी इतना कुछ तो है जो प्रेम की परिधि में समा जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत ही प्यारी जो रचनाएं हैं परिधि, बहुत सारे भाव मनोभाव इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब जो कुछ प्रश्न है वो मैं थोड़े साहित्य से संबंधित पूछना चाहूँगी कि आज का जो समय है जिसमें साहित्य जो है उसका स्वरूप बदल गया है, तो इस बदलते बिल्कुल। समय में बदलते साहित्य के स्वरूप को लेकर आपके क्या विचार हैं? आजकल जो साहित्य लिखे जा रहे हैं वह कई वादों में बंट गए हैं, जबकि साहित्य का मतलब है सहित, सबको साथ लेकर सबके हित की बात करना। उसमें कोई वर्ग भेद नहीं होता है। वह ऐसा होना चाहिए कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी उसको समझ सके और पढ़ सके और अपने अंदर उस दर्द को महसूस कर सके। लेकिन जब हम उसे बांट देंगे अनेक वादों में, तो वह अपना मौलिक स्वरूप खो देगा। तो मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि लोग विषय देते हैं कि इस विषय पर लिखिए या ऐसे लिखिए, इस बिंदु पर लिखिए, कोई शीर्षक देते हैं उस पर लिखिए, लेकिन मैं नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए लेखन स्वांतः सुखाय है। जो मुझे तुष्ट करता है, पहले मैं अपने आप को संतुष्ट करूंगी। मैं ऐसी रचना सामने नहीं रखूंगी जो सामने वाले को संतुष्ट करे। तो जब उसमें जो संवेदना मैंने महसूस की या जो पीड़ा लोगों की देखी, उसमें किसी वर्ग या समुदाय की बात नहीं थी। मैंने जैसे बताया कि मेरे यहाँ जो काम करता था वह मेरे समुदाय का नहीं था, वह दूसरे समुदाय का था, लेकिन मैंने उसकी पीड़ा महसूस की। तो इस मेरे लिए वह किसी साहित्य किसी बंधन की मोहताज नहीं है। वह तो निर्बाध बहती चली जाती है, जिधर भाव ले जाता है, जिधर संवेदनाएं ले जाती हैं। तो आजकल के जो साहित्य है, ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें कुछ ऐसे बिंदु रहते हैं जिस पर हमने कभी सोचा नहीं होता है, जिसके बारे में कभी हमने हमारे दिमाग में वो बात आती नहीं है। तो कुछ नई नई बातें आ रही हैं जो हमें विचलित करती हैं और प्रभावित भी करती हैं, जिनसे हम अब तक दूर रहे। क्योंकि पहले सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं। हमने जो महसूस किया, जो देखा अपने आसपास, उस चीज को हमने लिखा। लेकिन आज क्या है कि हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हम तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की रचनाएं पढ़ते हैं, तो बहुत सारा ऐसा बिंदु जिसके बारे में ना कभी सुना था ना पढ़ा था। तो एक अच्छी बात यह है कि उन पर रचनाएं आ रही हैं और पढ़ने का मौका मिल रहा है और उनके बारे में सोचने का भी हमें समय मिलता है, कुछ नए विचार जन्म लेते हैं। लेकिन यह इसको बांध देना, किसी विमर्श में बांध देना, उसकी मौलिकता को संकुचित कर देना है। क्योंकि जो भी है साहित्य, जहां भी है, वह विस्तार चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। अगर हम उस बिंदु पर नहीं सोचते हैं या मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, तो हम इतना प्रभावित होते हैं कि हम भी सोचने लगें। लेकिन इसके लिए हम किसी वाद में बंधकर उसे रोक नहीं सकते हैं। उसे तो सबके हित को लेकर चलना है, तो उसमें
विस्तार होना चाहिए, वो संकीर्ण नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। संकीर्ण नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही अब एक और अगला जो प्रश्न है वो, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़ी रही हैं, शिक्षक एक रही हैं, तो ऐसे समय में आप जैसे देख ही सकते हैं कि संस्कार कहीं ना कहीं अब बदल चुके हैं, मूल्य बदल चुके हैं। पहले अगर हमारे समय पर देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद हमें मिल जाती थी तो हम खुद को सौभाग्यशाली समझते थे, लेकिन आज के समय में कोई अंत नहीं है। बच्चे के पास सब कुछ उपलब्ध है, पूरी मात्रा में उपलब्ध है। वो उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, तो ऐसे में जो उसके संस्कार हैं वो बदल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन है जो अपने आप में एक इतना ऐसी चीज़ है जो इतनी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो बच्चे के हाथ में एक ऐसी चीज़ भी है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी एक पीढ़ी के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है, साहित्य का क्या योगदान हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों के समय में ये मोबाइल और इस तरह की बाहरी चकाचौंध की दुनिया नहीं थी, बिल्कुल। तो हम लोग अधिक से अधिक किताबें पढ़ते थे। एक मोटे-मोटे उपन्यास हम लोग 2 दिन 3 दिन में पढ़ कर के खत्म कर देते थे। तो हम लोगों ने ऐसी कई चीज़ें पढ़ी हैं जिससे हम लोग हमारे व्यक्तित्व में सुधार हुआ है, या फिर हम उसको जीवन भर जो पढ़े हैं उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लेते चलते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, आज की जो शिक्षा पद्धति है, हम लोगों के समय में था कि बच्चे 4-5 साल के हो जाते थे। बहुत बच्चे तो पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 4-5 साल के हो जाते थे, थोड़े उनके अभिभावक जागरूक होते थे, तो उनका नाम लिखा दिया। आज क्या है, 3 साल के, 2.5 साल के बच्चे, जिसको ना खेलने का समय मिलता है, ना उसको सोने का समय मिलता है। मैं देखती हूँ जब स्कूल जाती थी तो मैं रास्ते में देखा करती थी ऐसे छोटे-छोटे बच्चे, जिसको अभी भरपूर सोना है, भरपूर खेलना है, भरपूर अपने माता-पिता, अपने परिवार के साथ रहना है। ऐसे बच्चों को उनकी मम्मी या उनके अभिभावक उँगली पकड़ के वो स्कूल उसको बेबी नर्सरी में, तो एलकेजी में, तो यूकेजी में रास्ते भर वे टें-टें करते जाते हैं। बिल्कुल। वे क्या पढ़ेंगे? ऐसे बच्चे, ऐसे नाजुक बच्चे, क्या उनका स्कूल में मन लगेगा? क्या वे आकर्षित होंगे पढ़ाई के प्रति? उनको तो लगता होगा कि ये बोझ है, कब छुट्टी हो और हम घर पे जाएँ। फिर रोज-रोज नया-नया बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है, ऐसे यहाँ तक कि अभी गर्मी की छुट्टियों में बच्चे नानी और दादी के घर जाते थे, अब के बच्चे समर कैंप में भेज दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे क्या लेंगे? परिवार से क्या लेंगे? एक और समाज से क्या चीज़ लेंगे? है यहाँ पर, मैं कहना चाहूँगी कि पहले कज़िन्स भी होते थे, अब परिवार ही इतने छोटे हो गए हैं कि बिल्कुल, भाई-बहन, वो मुझे लगता है अब वो इतना बड़ी जो फैमिली होती थी, पूरा परिवार होता था, चाचा, ताऊ, मामा, मौसी सब होते थे। अब हमारे बच्चों के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा कज़िन्स कुछ भी भी नहीं नहीं। हैं। हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मम्मी लोग भी जो है वो रील्स बनाने में व्यस्त हैं। बिल्कुल। वो समय मिलता भी है तो उनको बच्चे को दादी-नानी की कहानियाँ कौन सुनाएगा? हाँ। वो बिल्कुल, किसकी बिल्कुल। बात है? हम लोग छोटे थे तो संयुक्त परिवार था, हम लोग बहुत भाग्यशाली थे। माँ अगर काम में लगी है तो फूआ देख ली, मौसी देख ली, सब मिल-जुल करके बच्चों पर निगरानी करते थे और बच्चों को भरपूर प्यार मिलता था। और रात को बच्चे हम लोग सोते थे तो हम लोग की दादी-नानी जहाँ भी रहे, दादी के पास रहे, नानी के पास रहे, वे हमें सोते समय, दिन भर तो हम अपने पढ़ाई-लिखाई और बदमाशी में व्यस्त रहते थे। लेकिन रात के समय जब हम लोग सोने जाते थे, तो दादी रही तो, नानी रही तो, वे हमें कहानियाँ सुनाती थी। परियों की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, किसी बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़े-बड़े राजकुमारों की कहानियाँ, रामायण और महाभारत की कहानियाँ। मैंने अब बताइए जब मेरी नौकरी हुई और मैं जब स्कूल से थक हार करके 4 बजे मैं घर आती हूँ,
एकदम थकी 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा घर से बाहर रह के थकी हारी आ रही, आप अपने बच्चों को कितनी कहानियां सुनाइएगा। बिल्कुल आप तो खुद ही पस्त हैं, लगता है कि किस तरह खाना बनेगा, या खाना रात का खाना कैसे बनेगा। बिल्कुल सुबह बिल्कुल भागा भागी, रात को भागा भागी। तो ऐसे में बच्चे क्या लेंगे, कौन देगा संस्कार उनको। लेकिन प्रकृति का क्रम है, यह लौटता जरूर है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार हुआ, एकल परिवार से फिर आज पति पत्नी जो है दोनों शिक्षित हैं, दोनों दोनों कामकाजी हैं, बच्चों के लिए समय नहीं है। फिर वहां से भी हट गया तो लिव इन रिलेशनशिप पर आया। और फिर अब जो बच्चे हैं वे फिर तो लौट करके कहाँ जाएंगे। बिल्कुल फिर ये परिवार का चक्र तो चलेगा ही, फिर से संयुक्त परिवार शायद अपनी गरिमा में लौट आए। बिल्कुल। और अब एक ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इस सब से वंचित रह गए हैं। और इसका ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को वो सब नहीं दे पा रहे हैं। भले ही हम चीज़ें बहुत दे पा रहे हैं, सुख सुविधाएं हम बहुत दे रहे हैं, लेकिन वो जो सुख, जो चीज़ें हमने देखी हैं, जिस तरह की परवरिश हमारी हुई है, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। ना वे खेल पा रहे हैं, बिल्कुल। ना वे पढ़। हाँ, हमें याद है कि मैं जब छोटी थी तो शामें बहुत लंबी होती थी, क्योंकि हम इतना खेलते थे और कुछ नहीं पता कि कहाँ खेल रहे हैं, गली में किन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सब बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं। मुझे याद है मेरी दादी एक ही कहानी को शायद जितनी बार अगर उनसे कहानी सुनने बैठते थे तो वो उन्हीं कहानियों को रिपीट करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नई कहानियाँ नहीं होती थी। तो एक ही कहानी को हमने शायद कितनी कितनी बार सुना हुआ है और वो रच बस गई थी हमारे दिमाग में। फिर भी और उसमें आनंद होता था। हाँ, क्योंकि वो एक अपना मज़ा था कि दादी कहानी सुनाओ तो वो एक अपना रस आता था उसमें भी। और यूट्यूब वगैरह नहीं होते थे तो एक कॉमन चैनल पर रामायण या महाभारत आती थी, तो कहीं ना कहीं हमें, अब आज के बच्चों को रामायण, श्री रामचरितमानस, महाभारत कुछ नहीं पता, लेकिन हमें वो चीज़ कंठस्थ थी कि हमें पता था कि क्या क्या कहानी है इसकी, क्या कैरेक्टर हैं। तो वो हमारे बच्चों को वो सब कुछ नहीं पता है। हमारे समय में तो टीवी भी नहीं था। हाँ, जब हम बिल्कुल मैट्रिक बिल्कुल। पिक्चर में गए तब जाकर के घर में टीवी आया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जो चीज़ें हैं उसके ड्रॉबैक्स हम ये कहें तो होते बिल्कुल। ही हैं। और अति तो हर चीज़ की बुरी ही है, तो अब ये अति का दौर चल रहा है, न जाने अब ये कहाँ पहुँचेगा। तो हम लोग घड़े के और कूलर के और फ्रिज के पानी पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है अभी जैसे जितनी चीज़ें हमारी ये सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे हम प्रकृति की ओर वापस आ रहे हैं। क्योंकि अब देखो बहुत सारे घरों में घड़े रखे जाने लगे हैं, लोग घड़े का पानी पीते हैं, योगा करने लगे हैं लोग, साइकिल पर जो है, क्योंकि पता है सेहत जो है अगर उसको सही रखना है तो प्रकृति के नज़दीक ही प्रकृति रह की के ओर लौटने लगे हैं। लौटना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी उटपटांग चीज़ों के बजाय, जैसे खाने में भी गुड़ का प्रयोग अब लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, शुगर और इन सब चीज़ों को काट करके। प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है मनुष्य प्रकृति के जितना नज़दीक रहेगा वो उतना ही स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो आज की जो बिल्कुल। चर्चा है बहुत सार्थक चल ही रही है, और मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। तो इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है, ऐसे नए लेखक हैं, आजकल लोगों को बहुत साहित्यकार और लेखक बनने का शौक है, और शॉर्टकट सभी लेते हैं। आपकी दो रचनाएं ली, किसी और लेखक की दो रचनाएं ली, उनमें कट कॉपी हाँ पेस्ट किया और हाँ अपना नाम डाला और प्रकाशित कर देते हैं। और कभी कभी तो सीधी पूरी एक रचना ही उस लेखक की होती है। हाँ। और मुझे याद है अभी हमारे साथ एक साहित्यकार जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि कंपटीशन में वो गए थे, प्रतियोगिता थी, स्वरचित थी, बोले कि मेरे सामने ही किसी ने मेरी ही रचना पढ़ डाली। तो लेंगे। तो ऐसे में ये जो नए लेखक हैं जिनको इतना शौक चढ़ा है, ऐसे लेखकों के लिए आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या उनको कहना चाहेंगी? लेखन वो जो कहते हैं कि अपने संवेदना से आती है।
आप जबरदस्ती लेखक नहीं बन सकते हैं। जी। पहले भी बहुत सारे लेखक थे, लेकिन जीवंत तो वही रह गए जिन्होंने कुछ समाज को दिया। बिल्कुल। आपके व्यक्तित्व से वह लेखन अभिन्न, आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है लेखन। जो आप सोचते हैं वह आपकी कविताओं में आ जाएगा। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ। मुझे पता नहीं, सोशल मीडिया पर लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं किसी किसी ढूंढने जाऊं कि मेरी रचनाएं किसने चोरी की है। लेकिन उसी में किसी किसी के माध्यम से मुझे मिला कि कहानियां आपकी दूसरे के नाम से है, ऐसे है। तो फिर मैं कुछ दिनों तक, आज ही जाकर के मैंने सोशल मीडिया पर अपनी रचनाएं डालनी ही छोड़ दी थी। बिल्कुल। एकदम एक तरह से एक निराशात्मक भाव आ गया था। लेकिन फिर मेरी बहन ने कहा कि जब तक तुम लिखोगी नहीं और सामने वाले उसे पढ़ेंगे नहीं, तो फिर तुम्हारा संदेश दूसरे के पास जाएगा कैसे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बनावटी लेखन करना और आत्मा से लिखना दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि वह जब प्रस्तुत करेगा तो उन उसके शब्दों से और उसके व्यक्तित्व का कोई मेल ही नहीं हो पाएगा। तो जो भी लिखता है, अच्छी बात है, आप रचनाएं पढ़िए, लेकिन रचनाओं के साथ साथ अगर किसी अन्य की रचना की हम चोरी करते हैं, तो फिर वह तो हमारे व्यक्तित्व से मेल नहीं खा पाएगा ना। बिल्कुल। तो तो ये थोड़ी सी, हाँ, ये तो रहेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। और मुझे लगता है लेखन जो है सिर्फ केवल मनोभावों की आपकी अभिव्यक्ति नहीं है। मौलिकता है, आपकी संवेदनाएं उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसके साथ एक सामाजिक सरोकार भी है कि आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल। शायद वो किसी पंक्ति से किसी को कुछ महसूस हो जाए, जी। शायद वो कुछ सोचने को विवश हो जाए। जी। तो अगला जो प्रश्न है, जैसा कि अब हम हमारी नई बेटियों को देखते हैं, एक नई पीढ़ी जो है एक एक अजीब सी चीज़ कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ रही है, फेक फेमिनिज्म जिसे हम कह सकते हैं, नारी सशक्तिकरण। एक ऐसा जो बेटियां सशक्तिकरण का शायद अर्थ भी नहीं जानती हैं। तो ऐसे में आप जो सच में सशक्तिकरण की एक सही मिसाल हैं, जो पूरी कमियों को, जो पूरी परेशानियों के बावजूद एक कहीं किसी मुकाम पर पहुंची, तो ऐसी बेटियों के लिए आप सशक्तिकरण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज की लड़कियों को, जो विशेष रूप से मेरे गांव में, मेरे छोटे से शहर में जो लड़कियां रहती हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उस स्कूल में बहुत अमीर घरों के बच्चे नहीं पढ़ते थे। जी। बहुत मामूली घरों के बच्चे, बहुत निम्न वर्ग के बच्चे आते थे। उसमें मैंने बहुत दिनों तक इस चीज को महसूस किया है कि लड़के तो अपना आते थे, पढ़ते थे, लेकिन लड़कियां जो हैं उनको महीने में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन गायब हो जाती थी। मैं इस चीज के पीछे पड़ी थी कि आखिर तुम क्यों अनुपस्थित रहती हो वर्ग में, तुम्हें आना चाहिए। लड़कियों को मैंने एक तरह से अपनी बेटी समझ करके उन लोगों को प्रेरित करने का मैंने काम किया। तो ऐसा होता था, उनका कहना था, एक से एक मेधावी, एक से एक प्रतिभाशाली छात्राएं। घर में मेहमान आ गए तो घर में रुक जाओ, स्कूल जाना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। घर का काम करो, घर में मेहमानों को संभालो। माँ बीमार है तो घर में रुक जाओ। कई मेरी ऐसी छात्राएं जो मैट्रिक में पढ़ती थी, इंटर में पढ़ती थी, उनकी इच्छा नहीं थी कि वे शादी करें। बार बार वे मेरे पास, मैंने एक कविता भी लिखी थी, बिछुआ करके, बिछिया। वह लड़की बार बार मेरे पास आती थी। हमारे स्कूल में भैया दीदी कहा जाता था, तो वह बार बार मेरे पास आती थी कि दीदी मैं शादी करना नहीं चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जी। लेकिन ऐसा बार बार मेरे समझाने के बावजूद उसकी शादी हो गई, और उसकी सारी जो उसकी जो एक प्रतिभा, ईश्वरीय प्रतिभा उस बच्ची में थी, वह सब कुछ समाप्त हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। फिर भी मैंने उन 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 लोगों, उन बच्चियों से मैंने कांटेक्ट रखा। मैं समझाती थी, जीवन कभी अंत नहीं होता है, तुम फिर से निकलो,
फिर से बाहर निकलो, फिर से कुछ करो। तो ऐसी 1 दर्जन लड़कियों में कुछ लड़कियां हैं जो फिर से उन उस दलदल से बाहर निकली और कुछ कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने तो अपनी छात्राओं को बहुत करीब से देखा है, अपने घर की बच्ची की तरह देखा है। ऐसा भी होता है कि उसमें बहुत सारी बच्चियां हैं जो घरेलू यौन हिंसा की शिकार हैं। मैंने इस चीज को बहुत बारीकी से पकड़ा था और दूर करने की कोशिश भी की थी। लेकिन फिर भी हमारी एक सीमा है, वह परिवार में सुरक्षित नहीं है। अपने माँ बाप और चाचा चाची और संयुक्त परिवार में वह सुरक्षित है। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं हम लोगों के समय में संयुक्त परिवार में शायद नहीं होती थी। होती भी होंगी तो हम लोगों के सामने इस तरह की घटनाएं, विभत्स घटनाएं हम लोगों के सामने नहीं आई हैं। आजकल की लड़कियां बहुत अधिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, तो उनके लिए एकमात्र हथियार उनकी शिक्षा है। लेकिन शिक्षा भी तो वह तभी प्राप्त कर सकती हैं जब उनके माता पिता उनको सहयोग करें। वह पढ़ना चाहती है, वह कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है, और माता पिता उसकी शादी करवा देते हैं कहीं और, तो फिर तो उसका सारा विकास ही रुक जाता है। बिल्कुल। ऐसी बच्चियों को मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ो, जब तक अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ो। तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम। जी, बिल्कुल, शिक्षा ही मुझे लगता है सशक्तिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। और बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो आपकी साहित्यिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। आपकी इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपने किन चुनौतियों का सामना किया? ऐसी कौन सी चीज़ें रहीं जो चुनौती के रूप में आपने महसूस की? बहुत सारी बातें रही। जैसा कि हम लोगों के समय में इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था। लिखा करती थी मैं 6ठे क्लास से, लेकिन मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी जब मेरी शादी हो गई थी। अर्थात मुझे लगता है एमए पास करने के बाद। आज की तरह सोशल मीडिया रहता तो मैं उन कविताओं को सोशल मीडिया पर डाल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी, अब स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं भेजिए, बाई पोस्ट भेजिए। कई बार, अगर 10 बार भेजते थे तो कहीं एक बार छपता था। आज तो लगता है कि उस साहित्यिक पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। एक लिखो तब तक फिर कोई दूसरी। लेकिन पहले था कि कादम्बनी वगैरह में था कि पारिश्रमिक भी वे लोग देते थे। तो ये सारी चुनौतियां थी। फिर उसके बाद ऐसा था कि विवाह के बाद अपनी दुनिया ही बदल गई। फिर परिवार को देखना, संयुक्त परिवार को देखना, फिर उसके साथ जो है छोटे छोटे बच्चों को देखना। तो प्राथमिकता उस साहित्य से हट करके परिवार पर केंद्रित हो गया और साहित्य पीछे छूट गया। मुझे लगा कि विवाह के बाद 8-9 साल के बाद मैं एक स्कूल में गई। हालांकि मेरे ससुराल में अनुमति नहीं थी कि मैं कहीं नौकरी करूं। तो एक बार मैं गई एक स्कूल में, तो वहाँ संयोग से दूसरे क्लास की शिक्षिका नहीं आई थी और प्रिंसिपल ने मुझे भेजा कि आप 2 क्लास देख लीजिए। उस 2 क्लास में मैं गई और वहाँ हिंदी पढ़ाने के क्रम में 2-3 ऐसे शब्द थे जिसे मैंने पढ़ा, जाना, उसका कई बार प्रयोग किया, लेकिन उसका अर्थ क्या है मेरे दिमाग से निकल गया। फिर मुझे लगा कि वर्षों वर्षों जो मैंने किताबें नहीं देखी, मेरी सारी गतिविधियां बंद हो गई, मेरा पठन पाठन बंद हो गया, मेरा लेखन बंद हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं किताबें नहीं पलटूंगी तो शायद ये सब कुछ मेरे दिमाग से लुप्त हो जाएगा और मेरे जीवन का उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे दिया है, लेखन की शक्ति दी है, माँ सरस्वती ने अगर मुझे प्रेरित किया, तो मुझे उस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये बीच में 9-10 साल बिल्कुल, वह बीच का हिस्सा जो है बिल्कुल खत्म था।
फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी शक्तियों को फिर से समेटने की कोशिश की और 1 लाइन, 2 लाइन ही सही, मुझे दिन भर समय नहीं मिलता था स्कूल और घरेलू काम में, तो मैं रात में लिखा करती थी। मैंने अपनी संकलन का नाम ही दिया है अर्धरात्रि का निःशब्द राग। मेरी आज भी रचनाएँ जो दैनिक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के बाद मेरी अगर 2 पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, तो वह अर्धरात्रि को ही लिखी जाती। दिन भर मुझे समय नहीं मिल पाता। बहुत ही खूबसूरत बात है ये, और बहुत सच में आपने बहुत बेहतरीन लिखा भी है। और चुनौतियों का आपने सामना करते हुए बिल्कुल जिस तरीके से आप आगे बढ़ी हैं और जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं, वो सच में काबिल तारीफ़ है और अन्य स्त्रियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इसके साथ ही अब अगला जो प्रश्न है, कि प्रश्न नहीं है, सिर्फ आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, अब आगे के क्या प्लान्स हैं, आगे की क्या योजनाएं हैं? सबसे बड़ी बात है कि मैं बाहर निकल कर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकती। जी। मैं घर बैठे ही जितना कर सकती हूँ, उतना कर सकती हूँ क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही मेरी सासू माँ है। जी। तो जिस शिक्षा को मैं आजीवन अपने छात्र-छात्राओं को देती रही, जी। प्रकृति का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्गों की सुविधाओं का ध्यान रखो, जी। बच्चों को स्नेह दो, बच्चों को संस्कार दो। तो जब मुझे खुद करने की बारी आई, तो मैं उस ज़िम्मेदारी से कैसे भाग सकती? तो प्राथमिकता तो पहले उनको देखना है। उनको देखते हुए जो समय बचता है, उसमें मैं अपना जो भी कर पाती हूँ या करना चाहती हूँ, तो अगले संकलन पर काम कर रही हूँ मैं, घर बैठे ही। बाहर निकल कर के मैं चूँकि बाहर से भी कई बार मेरे पास प्रस्ताव आया, वहाँ बेतिया में पढ़ाती थी, तो भी मेरे पास प्रस्ताव आया था, पटना आकाशवाणी से, पटना दूरदर्शन से। काव्य पाठ के लिए या नौकरी के लिए भी, लेकिन मेरी एक सीमा थी और मैं नहीं जा पाई। आज भी प्रस्ताव आते हैं दूसरे शहरों से कार्यक्रमों में आने का, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि अगर जाऊँगी तो उन्हें देखेगा कौन? तो बातें और उपदेश और संदेश तो हम लोग जीवन भर देते आए हैं, लेकिन वह सार्थक कब होगा, जब हम खुद आगे पहल करेंगे। तो हमारे परिवार में चाहे हम भी जो छोटे थे तो अनुकरण से ही सीखते थे, माँ को देखा है, माँ तो दादी के साथ-साथ आस-पास जो गाँव में बुजुर्ग महिलाएँ रहती थीं, वे आती थीं। मेरे गाँव में कोई शौचालय नहीं था, एक बात मैं बता दूँ, केवल मेरे यहाँ ही वह शौचालय, बाकी सब पूरे गाँव में शौचालय नहीं था। इसके साथ-साथ ऐसा था कि वो चापाकल जो होता है, वह भी नहीं था, वह भी केवल हमारे यहाँ था। बाकी गाँव में लोग तालाब से या कुएँ से पानी लेते थे और स्नान करते थे। तो ऐसे समय में जो है वह जो देखा है आदमी शुरू में, तो एक संस्कार बनता गया और वह संस्कार अनुकरण मैंने अपनी माँ का किया, उसके बाद मेरा अनुकरण जो है आगे आने वाली पीढ़ी करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें, हम जहाँ से लेते हैं उसको हमें देना भी तो है, तो संस्कार तो अनुकरण से भी आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगला जो प्रश्न है, वो यही है कि आपकी जो ये पूरी साहित्यिक यात्रा आपने की है, इसमें ऐसा कुछ क्या आपने महसूस किया जो आपको लगा कि आपसे छूट गया, जिसका अफ़सोस आपको हमेशा रहता है? मुझे लगता है कि शायद मुझे और समय लग मिलता तो मैं और भी कुछ कर सकती थी, या फिर जो होता है मुझे लगता है कि जो भी होता है अच्छा होता है। तो यह अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए सबसे बड़ा अ, इशारा है कि जो मिला काफ़ी है, और भी अच्छा हो सकता था।
अभी मैं फिर उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नए बिंदु पर भी कुछ जी लिखूं, कुछ कर सकूं। जी योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय की एक सीमा है, कुछ पाबंदियां हैं जो मुझे उतना विस्तार करने का फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। योजनाएं बहुत सारी हैं। जी बिल्कुल। तो अब इसके साथ ही, क्योंकि प्रोग्राम अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो अंत से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को आपकी कविता जो है वो सुनने का मौका मिले। बिल्कुल। एक कविता मैं सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है, हाँ, पुनर्नवा सृष्टि। इसकी कुछ पंक्तियां मैं सुना रही हूँ। सद्यः जात कन्या उतरती है अवनी के मृदु अंक में। विशेष रूप से यह स्त्री जाति के लिए ही है, इस सृष्टि के लिए ही है। सद्यः जात कन्या उतरती है अवनी के मृदु अंक में, खिलकती, चहकती, ठुनकती, खिलखिलाती, हंसती, मुस्कुराती, न जाने कब, कैसे परिवर्तित होती है एक संपूर्ण स्त्री में। तत्पश्चात सृजती है अथक, अनवरत, अविराम एक विस्तृत, मोहक, मुग्ध, मनमोहक, अलौकिक संसार। पुनश्च उसी स्वयंभू संसार से लड़ती, भिड़ती, जूझती, टकराती, टूटती, बिखरती, चूर चूर होती, हो जाती है समाहित उसी भूमि में पुनः आत्मसात, और लेकर पुनर्जन्म होती है पुनर्नवा। निकल पड़ती है अविराम अपने अमूल्य सृजन को। सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, होती रहेगी नित्य अर्वाचीन वरदायिनी सृष्टि। देह मिट जाती है, सृष्टि नहीं मिटती। देह मिट जाती है, सृष्टि नहीं मिटती। सृजन शाश्वत है, बनाए रखती है भूमि को सदैव मातृवत्सला नववधु। धन्यवाद। बहुत बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी स्त्री को संबोधित करती हुई। और इसके साथ ही अब, क्योंकि प्रोग्राम अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए आप कोई संदेश जो है दीजिए। बिल्कुल। जो भी मुझसे जुड़े हैं, जीवन में सबसे जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है, उसके जीवन में संघर्ष तो है ही। बहुत सारे संघर्ष जीवन में आते हैं, जैसा कि मैंने कहा भी है कि मुट्ठी भर पाने के लिए आपको सागर सा खोना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपना मनोबल कम नहीं होने दें, कुछ सकारात्मक ढूंढें, और अपने शौक, जिस चीज के लिए आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, उस शौक का विस्तार कीजिए। जीवन में उम्र कोई मायने नहीं रखता, वह जीवन में जब भी समय मिले आप उसका विस्तार कीजिए। और जो मातृभूमि और मातृभाषा, इन तीनों का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। हम बिल्कुल। यह ऋण लेकर इस संसार से विदा हो जाएंगे तो बहुत बड़ा बोझ लेकर जाएंगे। तो अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभाषा, जन जन की भाषा, उसको सहेजिए, और उसको जितना हो सकता है, हम जहां भी हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, एक बिंदु अपने लिए जरूर निकालें, ताकि हम उसका विस्तार कर सकें और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। बिल्कुल,
बहुत सही संदेश दिया है, और मुझे लग रहा है कि हमारे जो दर्शक हैं, अगर आज उनमें से एक दर्शक भी अपने साथ कुछ ले जाता है और अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करता है, तो हमारी जो ये छोटी सी मुहिम है, छोटा सा प्रयास है, ये बिल्कुल सफल हो जाएगा। और इसके साथ ही अब हम डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि दिलों में विश्वास पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, हम सब में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो बात अलग है, मिट्टी की तो बात अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। तो जो लोग बिल्कुल, अपनी असुविधाएं और कम जीवन में कमियों का रोना रोते हैं, ये उनके लिए संदेश है। और डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी, तो उनका जीवन ही एक संदेश है कि जीवन में जितनी भी कमियां हों, जितनी भी कठिनाइयां हों, वो सब कुछ भी नहीं है, उनके आगे हार मानना बिल्कुल नहीं है। और आप अगर निरंतर संघर्ष करेंगे तो सफलता आपके बिल्कुल, कदम बिल्कुल। ज़रूर चूमेगी। इसके साथ ही अब हम डॉक्टर मिश्रा जी का एक बार फिर से। मैंने एक वो पंक्ति भी लिखी है, जिस जी जो मेरा एक तरह से है कि किसी के भटकाव की एक बिंदु हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री जाति के लिए कहती हूँ, पूरी स्त्री जाति के लिए किसी के भटकने के लिए मेरा एक बिंदु मात्र होना पर्याप्त है। मैं आपको भटकाने की क्षमता रखती हूँ, ईश्वर ने मुझे दिया है कि मैं स्त्री हूँ और आपको मुग्ध कर सकती हूँ और आपको भटका सकती हूँ। लेकिन किसी के ठहराव की एक सिंधु भी हूँ। आप अगर ठहरना चाहेंगे तो मेरा सिंधु, मेरा विशाल हृदय उसके लिए हमेशा समर्पित रहेगा। मैं पूरी स्त्री जाति की तरफ से कहती हूँ, आप भटकिएगा तो मेरा बिंदु मात्र ही उसके लिए पर्याप्त है, और अगर आप ठहरिएगा तो मैं सिंधु के समान आपके आगे सब कुछ न्यौछावर करके बहुत सही व्याख्या की आपने एक स्त्री की। स्त्री बिल्कुल एक समंदर के समान विशाल है, जिसको शब्दों में, मुझे नहीं लगता कि शब्दों में बांध पाना, कह पाना, वो कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, कोई भी नहीं बांध पाएगा। तो इसके साथ ही अब हम आगे जो है, हमारी डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने अपनी साहित्यिक जीवन की जो चर्चा है आज हमारे साथ की, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने अपने कीमती समय में से, कीमती जीवन में से थोड़ा सा समय आज हमें दिया और हमारे दर्शकों के साथ अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा की, अपनी साहित्यिक यात्रा साझा की। और हमारे दर्शक भी आज ज़रूर इससे कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर ज़रूर जाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, हमें बहुत आशा है। और इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी का जो उनकी जो साहित्यिक यात्रा है वो कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस ऑब्वियस है, बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार, मंच का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।